की प्रचलन जारी है। एक बार और जोरदार तालियां फाइनली की प्रचलन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी तालियों का जुलूस बहुत हिम्मत और सहायता देता है। अपील होते हुए हमारे गुरुदेव डॉक्टर हरिमंदर सर की, डॉक्टर टीपी सर को ये पल भी बहुत विस्मयकारी है। अगर हम हरिमंदर सर की जर्नी को याद करें तो वो संघर्षों से भरी हुई थी, और संघर्षों से भरी हुई जब तक जिंदगी ना हो, और जब तक शिकार नाकामी आदमी काम का नहीं होता, ना होकर आशना तो किसी का खुदा नहीं होता। संघर्ष में जो आदमी जितना पकता है वो कुंदन की तरह, लोहे की तरह तब तक के कुंदन में निकलता है। और अब इस शाम में जो छोटे छोटे अनाउंसमेंट होते रहेंगे। एक कार है RJ14CJ 9805, मंच पर बैठवाने आप तैयार करें। मेरे लिए बहुत उत्साह का काम करती है। मैं एक बार मेरे दिल की गहराइयों से डॉक्टर टीपी यादव जी का, मिस्टर बोराट साहब का, मेरे मित्र एवं शिष्य डॉक्टर RJ कुमावत का, डॉक्टर दिलीप सोनी का, डॉक्टर खंडेलवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। ये बात मुझे एंड में बोलनी थी वैसे, जब मैं आपका आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे चेहरे, डॉक्टर बंसल, डॉक्टर रेनू, डॉक्टर साहब, मेरे पड़ोसी, और बहुत बहुत प्रिय और बहुत महान हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत प्यारे प्यारे चेहरे, बहुत अच्छे अच्छे आत्माएं, डॉक्टर कमलेंद्र त्यागी जैसे लोग हमारे बीच में हैं। मैं बहुत खुश हूँ। एंड में बोलूंगा, डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं विषय पे आऊंगा, उससे पहले सबको डॉक्टर हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यह कामना करता हूं कि आप सब में हनुमान आ जाए, आपकी बुद्धि में हनुमान साहब की बुद्धि आ जाए, क्योंकि उसके बिना नेचर ने जो काम हमें सौंपा है, जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का, जो होम्योपैथिक चिकित्सक बनने का गर्व हमें नेचर ने दिया है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक हनुमान साहब का आशीर्वाद हमें ना मिल जाए, जब तक वो हमें ब्लेस ना कर दें, जब तक उनकी आत्मा हमारे अंदर ना आ जाए, ये संभव ही नहीं है। मैं ये कामना करता हूं कि हम सब में उनकी आत्मा आ जाए। दोस्तों, आज का जो ये कार्यक्रम था, हमें पता नहीं चल रहा था कि हम इसको कैसे करें, क्या करें। एनुअल डे कर रहे हैं तो मोस्टली क्या होता है कि जस्ट हम आए, हमने जो भी फॉर्मेलिटीज की, ये वो। मैंने कहा नहीं, मेरे से बिना एजुकेशन के काम नहीं होते। मैं एजुकेशन को इसमें जोड़ना चाहता हूँ। मेरे साथियों ने कहा सर टाइम कम होता है, आप क्या करोगे? मैं कहा जी 15 मिनट ही सही। तो हमने 15-15 मिनट का टाइम बांटा था, लेकिन मैंने चुरा लिया ऑर्गेनाइजर साहब से, छुप के मैंने सबको बोला कि आप ले लेना टाइम, टेंशन मत लो। मुझे 15 मिनट का बोला था कि 15-15 मिनट ही दे पाएंगे, क्योंकि इन्हें यह लग रहा था कि कार्यक्रम 6 बजे शुरू नहीं होगा। अरे मैंने कहा जाने दो, ये लाडूना है, चाहे 2 लोग होंगे, मैं दीप प्रज्वलित करा दूंगा और मैं कार्यक्रम को शुरू करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग टाइम पे पधारे। मैं फिर से आपका धन्यवाद करूंगा। और अब तो हमारी मर्जी है, हम कितना ही बोले। हम 15 मिनट वाला पीछे छोड़ के आ गए हैं। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, हम सीखेंगे, हम शेयर करेंगे अपने विचारों को। हम होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंच चाहे कोई भी हो, कल प्रेडिक्टिव था, परसों कुछ और था, और आज ये IHP है।
होम्योपैथी इन सबसे बड़ी है और ये बड़ी रहने वाली है। ये मंच है, ये सौभाग्य है कि इस बहाने से हम इकट्ठे हो सकते हैं। मैं IHP का भी आभारी हूं जिन्होंने ये सब मौका हमें प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मेरा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस एंड पैथोलॉजी डिजीज प्रोसेस इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। क्या कहते हैं, शुरू से फर्स्ट ईयर से लग जाते हैं, ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ये पढ़ने के हैं, ये काम करने के नहीं है। छोड़ो, तुम तो मटेरिया मेडिका पढ़ लो, तुम तो पास होने के लिए पढ़ लो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपको सच में लिमिट्स क्रॉस करनी है तो ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया की जो आपको नहीं सीखनी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, वो आपको सीखनी पड़ेगी। आपको एस्ट्रोलॉजी भी काम आ सकती है, आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन तो बहुत ही काम आ सकता है, आपको पैथोलॉजी, आपको फिजियोलॉजी, आपको एनाटॉमी, क्या बात करते हो, कैसे नहीं काम आएगी? शरीर का इलाज करना है। डायग्नोसिस किसको कहते हैं? आपसे छुपा हुआ नहीं है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिजीज कंडीशन फ्रॉम इट्स साइन, सिम्टम, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। सबको पता है? चलिए आगे। पैथोलॉजी और पैथोलॉजी प्रोसेस derived refer to process by which a disease or disorder develops, including onset, progression and maintenance. Next. Or disease process refers to progression of disease from its initial stages of its potential outcome, encompassing mechanisms, causes, effects on the body. सबको पता है, इसलिए रैपिड चल गए, आगे चलो। अब अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। Is there any importance of diagnosis, pathology or disease process in our homeopathic practice? I ask you. कितने लोग मानते हैं कि इंपॉर्टेंस है? प्लीज मेरा क्वेश्चन आंसर करें। अरे वाह, मेरे को बहुत खुशी है कि आप में से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि ये सब काम की चीजें हमारे लिए। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस बात के लिए एग्री हैं। अगर आप एग्री नहीं होते तो मेरा लेक्चर कुछ और डिटेल बताने का होता, लेकिन फिर भी मैं मेरे जो टॉपिक की बातें हैं मैं आपको रैपिडली टच करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले जब पेशेंट आता है क्या कहता है कि मुझे क्या हो गया? अटेंडेंस पूछते हैं, सर इनको क्या हो गया? वो आपकी तरफ देखते हैं, वो आपका चेहरा पढ़ते हैं, आपकी स्टेटमेंट उनके परिवार में चलेगी। डॉक्टर ने क्या बताया? होता है ऐसा? डॉक्टर ने क्या बताया? तो क्या डॉक्टर कुछ नहीं बताएगा? उस पेशेंट के फैमिली है, ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, बच्चे हैं, वो पूछेंगे कि उस पेशेंट को क्या हुआ। इट इज नॉट बिटवीन यू एंड हिम। ये कोई चैम्बर का मैटर नहीं है। कोई आप खरीद के चीज नहीं लेके आगे हो कि जी लेके आगे, किसने पूछा कहां से हुआ, कैसे बना, कोई मतलब नहीं है। कोई गोल्ड चेन नहीं है। ये हेल्थ है, ये लाइफ है, बहुत लोग कनेक्टेड है उससे। नेक्स्ट। बहुत बदनाम है हम लोग और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी कि इनको बीमारी का डायग्नोसिस नहीं पता होता और बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं। योगा, नेचुरोपैथ, फिजियोथेरेपिस्ट, इन लोगों को तो एक्सक्यूज है, बट हमें नहीं है क्योंकि हमें लोग डॉक्टर समझते हैं। मैंने देखा है कि लोग, मतलब हम लोग हमारी प्रिस्क्रिप्शनों के ऊपर लिखते हैं रैशेस, हम लिखते हैं एलर्जी, हम लिखते हैं गैस्ट्रिक पेन, हम लिखते हैं स्किन डिजीज। मेडिकल कॉलेज के प्रिस्क्रिप्शंस पे मैंने देखे हुए हैं, सबने देखे होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सिम्टम्स को बीमारी मत बोलो कि आपको खांसी हो गई है, आपको बुखार है, ये सिम्टम्स है भाई। जॉन्डिस है, बीपी बढ़ गया है, दीज आर सिम्टम्स, दीज आर नॉट डायग्नोसिस। नेक्स्ट। होम्योपैथिक इज नॉट मेरली ए लॉ ऑफ सिमिलम। सिम्टम सिमिलरिटी नहीं चाहिए ओनली, इसके बियॉन्ड है। यहां तक कि केस टेकिंग डिफरेंट है।
डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस के लिए। तो कैसे पता चलेगी कौन सी इलनेस क्या हुई है? इवन आपने देखा होगा हैनिमैन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस में भी ये सब है कि आपको कौन इलनेस कैसे ठीक करनी है, वो डायग्नोसिस से तो शुरू होगा। एग्जाम्पल, अगर पेशेंट आपके पास आया कि जी पेशेंट को कफ एंड कोल्ड है जी, 8-10 दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा, अब आप क्या करोगे जी? आपने अगर उसको डायग्नोज नहीं किया, अगर आपने मेयरली ये मान लिया कि ये पेशेंट जो है सीजनल कफ एंड कोल्ड का है, तो आपकी केस टेकिंग अलग हो जाएगी। और अगर आपने उसको सच में माना कि ये एलर्जी है, ये एलर्जिक पेशेंट है, तो आपकी केस टेकिंग डिफरेंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर आपको एलर्जी ठीक करनी है तो आपको फुल केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, लाइक ए क्रोनिक डिजीज आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एक्यूट की तरह हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एफोरिज्म नंबर 3, if the physician clearly perceives what is to be cured in disease, that is to say in every individual case of disease, knowledge of disease indication। मैंने पूरा एफोरिज्म नहीं लिखा, फायदा नहीं है, मेरा काम यही हो गया। नॉलेज ऑफ डिजीज क्या है ये? नॉलेज ऑफ डिजीज इज नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी भाई। उसकी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए क्या है ये, तभी जाकर के अंडरस्टैंड करोगे जुडिशियसली, रैशनली। ये देखो वर्ड्स, देखो आप वर्ड्स, सी द वर्ड्स, जुडिशियसली, रैशनली। ट्रू प्रैक्टिशनर बनना है तो नॉलेज ऑफ डिजीज चाहिए। एफोरिज्म नंबर 5, यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease। अब अगर आपकी डिजीज एक्यूट है तो आपको क्या चाहिए? एक्साइटिंग कॉज। जब आपकी हिस्ट्री आपको पता नहीं है और आपको पता ही नहीं है आप इसमें करने क्या वाले हो, ये क्रोनिक है पेशेंट या एक्यूट है, डायग्नोसिस आपने नहीं किया, तो आपको क्लासिफिकेशन नहीं हो जाएगी ना। अगर आपने डायग्नोज किया तो ही क्लासिफिकेशन में जाओगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नोज एक केस कि ये केस किस चीज का है। डायग्नोसिस करना जरूरी है, तभी आप देखोगे कि हमने केस टेकिंग में कहां तक गहरा जाना है। ठीक है, और अगर पेशेंट क्रोनिक है तो फंडामेंटल कॉज देखना पड़ेगा, जो कि मियाज्म होता है। तो अगर हम डायग्नोज नहीं करेंगे, पैथोलॉजी को नहीं समझेंगे, तो हम आगे कैसे जाएंगे? हम केस टेकिंग ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वाली। नेक्स्ट, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मेरे पास एक पेशेंट आए जिसको मेनोमेट्रेजिया, पीरियड्स हैवी और अनड्यूली बिफोर। अगेन जैसे हम सब लोग करते हैं, मैंने सिम्टम्स लिए, कभी कॉन्स्टिट्यूशन देखी, हॉट चिली देखा, थर्स्टी, थर्स्टलेस, सब कुछ देखा दिखाया और मैं फेल हुआ, क्योंकि मैंने उसमें एक्साइटिंग कॉज नहीं लिया था। इट वॉज ए एक्यूट केस, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। ठीक है, तो अब ये एक्यूट केस था। अगर मैंने जुडिशियसली उसको डायग्नोज करके, उसकी क्लासिफिकेशन करके, उसके टाइप ऑफ इलनेस को देख के फिर मैंने अप्रोच की होती फर्स्ट डे, तो मेरी अप्रोच डिफरेंट होनी थी। लेकिन हम लोग कहते हैं ना, होम्योपैथी तो लॉ ऑफ सिमिलर है, जो सिमिलरिटी पे काम करेगी। तो आपने वही सब कही है जो सब करते हैं हम लोग। लेकिन जब मैंने उसको कंसीडर किया, उसका एक्साइटिंग कॉज वो मिला ग्रीफ। उसके रियल ब्रदर ने कुछ दिन पहले सुसाइड किया था। एज पेशेंट की 36 के लगभग, ब्रदर उसका उससे छोटा। कितना बड़ा झटका था उसके लिए, इट वॉज ग्रीफ। और अभी उसको 12वां नहीं हुआ था, उस बच्चे को डेथ हुए और वो पेशेंट इस तकलीफ में थी। मैंने जब उस पेशेंट को देखा, इस दृष्टिकोण से देखा, तो मैंने सोचा यार ये तो गजब है, ये तो इसके बाद हुआ है, तो मुझे तो इसको कंसीडर करना जरूरी है। आई फाउंड दिस रूब्रिक, मेंसेस रिटर्न आफ्टर हैविंग सीज्ड, ग्रीफ आफ्टर, मतलब पीरियड होके उसको बंद हो चुका था, 5-7 दिन के बाद में फिर से उसको पीरियड हो गया था। एंड इग्निशिया वाज द मेडिसिन,
कुछ ही घंटे में 1 डोज इग्निशिया की देने से उसको पीरियड बंद हो गए थे। दिस इज द रिजल्ट ऑफ होम्योपैथी। जो मैं लॉ ऑफ सिमिलरिटी, मेयरली लॉ ऑफ सिमिलरिटी जो कह रहा हूं, मैं सम्मान करता हूं लॉ ऑफ सिमिलर का, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं मेयरली, अकेला उससे काम नहीं चलेगा। हमें पैथोलॉजी पता होनी चाहिए, डायग्नोसिस पता होना चाहिए। डायग्नोसिस के बेस पे मैंने देखा कि वो एक्यूट इलनेस है, और एक्यूट इलनेस है इसलिए मुझे एक्साइटिंग कॉज लेना है, और तब मैं जाकर के इस पे पहुंचा और मैं इलाज कर पाया। नेक्स्ट, डायग्नोसिस अगर आपको करना आता है, और वो भी सही वाला, गलत वाला नहीं, तो आपको नेम एंड फेम भी मिलता है कि डॉक्टर ने बीमारी समझ ली, डॉक्टर ने ये बताया है, उन्होंने ये नहीं बताया, इन्होंने ये बताया है, चर्चाएं चलती है। पेशेंट आपके पास रुकेगा अगर आपने सही पहचान कर ली उसकी बीमारी की, डायग्नोसिस दे दिया है, तो पेशेंट आपको मौका देखा इलाज करने का, और केवल आप अंडरस्टैंड कर लेते हो ना डिजीज को, तो ठीक भी कर दोगे, ऐसा भरोसा पैदा हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा लंग कैंसर के पेशेंट का। ये बात हमारे अनूपगढ़ की है। जब मैं यहाँ इधर शिफ्ट नहीं हुआ था, ईश्वर की कृपा है कि डायग्नोसिस पहले भी ठीक था। बहुत वहां के लोकल लीडर के बहनोई को एक सिम्टम था जिसमें हिमोप्सिस था, यानी कि कफ में ब्लड आ रहा था, और 1.5-2 महीने से उनको वो कफ में ब्लड आना बंद नहीं हो रहा था, यानी कि हिमोप्सिस जो है वो ओनली सिम्टम था, एंड अदरवाइज पेशेंट को कोई तकलीफ ही नहीं थी। तो हमारे अनूपगढ़ के पेशेंट गंगानगर जाते हैं, वहां से सीटी स्कैन, एमआरआई, ये डॉक्टर को दिखाया, बीकानेर भी दिखाते हैं, वहां के लोग वहीं घूम लेते हैं, और यहाँ तक कि फिर वो जयपुर भी दिखा चुके थे, और सीटी स्कैन और एमआरआई तक भी उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाया था, और वो मेरे पास आ गए। आके उन्होंने अपना बताया सब कुछ, ये वो, मैंने उनको बाहर भेज दिया। एक आदमी को रुकने के लिए बोला, मैंने कहा जी कैंसर है। क्या बात करते हो, एमआरआई में नहीं आया, सीटी स्कैन में नहीं आया, उसमें नहीं आया। मैं सॉरी, कैंसर है पेशेंट को। मैं खुद भी हैरान हूं कि किस डेयरिंग से मैंने कैंसर बोला होगा। ये मैं मतलब मेरे लिए बताना मुश्किल है, लेकिन बाद में मैं सोचता हूँ कि यार मैंने ऐसे कैसे बोल दिया होगा। तो ये माइंड में चलती है चीजें डिफरेंशियल डायग्नोसिस से, कि अगर हिमोप्सिस है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। वो सब कारण मोटा मोटा रूल आउट हो रहे थे। ठीक है, जब रूल आउट हो गए तो बचा क्या। ठीक है, पेशेंट 50 के करीब था, तो मैंने बोल दिया, और मैंने इलाज नहीं दिया। मैंने कहा इतने बड़े लोग हैं, ये ठीक तो नहीं होगा, तो कल को ये पता नहीं क्या बोला देंगे। मैं डर रहा था, मैंने कहा जी सॉरी। बोले जी फिर क्या करें। मैंने कहा जी बॉम्बे चले जाओ डॉक्टर विजयकर साहब के पास में। कहे नंबर है क्या। वो नंबर तो है, पर करोगे क्या नंबर का, उठाएंगे तब, उठाते नहीं है फोन। चलो जी, वो बॉम्बे गए, डॉक्टर विजयकर साहब के पास नंबर नहीं आता था उन दिनों, तो बहुत बुरा हाल था। और उन्होंने फिर वहां जाके अपना जो कौन है टाटा मेमोरियल वगैरह ये वो वहां पे दिखाया भाई। और वहां से मेरे पास फोन आता है बॉम्बे से कि जी आपने बताया था वही बीमारी निकली है। अब क्या करें, जब आपने बीमारी बता दी तो इलाज भी कर दो। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर विजयकर साहब को दिखा लो। लेकिन एनी हाउ वो नहीं दिखा पाए, और उस दिन के 15 दिन के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन मुझे इतना क्रेडिट मिला उस बात का। अब आप सोचो, बैठने के लिए लोग आएंगे, बोले क्या हुआ था, ये हुआ ये हुआ, लाडूना ने बताया कि कैंसर है। किसी को समझ ही नहीं आया। मतलब लोग ये नहीं कहते कि उनको मिला नहीं, लोग कहते उनको समझ नहीं आया। लोगों को समझ नहीं आया, लाडूना को समझ आया। बट चर्चाएं तो होंगी, इतने बड़े लोग हैं, इतने लोगों को उन्होंने बताया। क्या बताया, लाडूना ने बीमारी पकड़ ली थी। और इस एक घटना ने, मैं उनको ठीक नहीं किया, मैंने उनको इलाज नहीं दिया, मुझे क्या दिए, बहुत सारे पेशेंट दिए।
डायग्नोसिस करना सीखना चाहिए, आना चाहिए। एक होम्योपैथ क्यों अंडर एस्टिमेट किया जाता है? क्योंकि हम मेहनत नहीं करते हैं। मैं बताऊंगा आपको एंड में कि ये चीज कैसे आप सीखेंगे। प्लीज नेक्स्ट। एपिडेमिक के दौरान जो कोविड-19 था, आर्सेनिक एल्बम सब लोगों ने बांटी है और सच में इसने बीमारियों से बचाया है, कोविड से लोगों को बचाया है। ये क्या था? ये भी डायग्नोसिस ही तो आया। नेक्स्ट। डायग्नोसिस आपको मेडिसिन सिलेक्शन में किस तरह से हेल्प करता है? आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज से लेके चलूंगा, अदरवाइज तो लेक्चर पता नहीं कहीं चला जाएगा। तो अपन ने अब तक क्या कर लिया था कि डायग्नोसिस से क्या आपको मिल सकता है। अब बात यह है कि डायग्नोसिस से आप सिलेक्शन मेडिसिन का रास्ता, क्योंकि हमें अल्टीमेटली दवाई देनी है, आखिर आप दवाई कैसे देंगे, डायग्नोसिस आपको कैसे मदद कर सकता है। तो अब अपन जो टाइप ऑफ डिजीजेस होते हैं, जिसको अपन हैनिमैनियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास है फॉल्स सर्जिकल डिजीजेस, जो डॉक्टर राजीव कुमार ने आज चर्चा की थी। ये पाइल्स हैं, स्टोन्स हैं, ये सर्जिकल नहीं है बीमारियां जिनकी सर्जरी की जाती है, ये सच में फॉल्स सर्जिकल इलनेसेस है। इन सब बीमारियों को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है, सिर्फ उसके लाइफस्टाइल में बदलाव कर दो। सिर्फ जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर खंडेलवाल जी ने, कि मैं तो ये बोल देता हूं कि ये करके मेरे पास आओ, ठीक है। वंस अगर किसी को इंजरी हो गई है तो उसको दवाई देनी पड़ेगी, लेकिन दोबारा इंजरी नहीं हो। हमें अपना धर्म निभाना है डॉक्टर होने का, हमें लोगों को बीमारियों से बचाना है, हमें पाइल्स ठीक नहीं करनी, हमें पाइल्स होने से बचाना है। तो हम उसको अपना ट्रीटमेंट देने के साथ साथ डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। और ये जो पाइल्स और स्टोन्स है, हम सब ठीक कर रहे हैं, एवरीवन ट्रीट्स। जो ट्रू सर्जिकल डिजीजेज हैं, जिनमें सच में ट्रॉमा, एक्सीडेंट, इंजरीज आ जाती है, इनमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन वंडर करती है। फॉल्स वाली में तो कहानी कोई नहीं है, सभी करते हैं, लेकिन ट्रू से हम डरते हैं, जहां हम लिमिट मान लेते हैं कि ये तो भाई सर्जिकल है। दोस्तों, अगर अपन सिर्फ एलिमेंट्स फ्रॉम इंजरी लेंगे तो वहां पे आपके पास नंबर ऑफ मेडिसिन ज्यादा है। आप प्रिसाइज जानने के लिए देखो कि इंजरी किस चीज की है। आइदर द इंजरी ऑफ बोन, नर्व, फेसिया, ग्लैंड एंड सो ऑन, आपका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कम हो जाएगा। अगर ग्लैंड इंजरी हो गई है, ग्लैंड अगर इंजर्ड है, तो आपको अलग मेडिसिन देनी है। सिंपल मेडिसिन पड़ी हुई है, मैं आगे बताने वाला हूं। इंपैक्ट ऑफ इंजरी भी क्या हुआ है, ये भी देखना है। आखिर हुआ क्या है, चोट लगने के बाद पेशेंट को क्या हुआ है, जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको क्या होगा। उसको लेसेरेशन हुआ है, उसको हेमाटेमा हुआ है, उसको क्या हुआ है, तो आपकी मेडिसिन सिलेक्शन आसान हो जाएगी। एक केस ब्रेन हेमाटोमा, रिसेंट केस है, जस्ट अभी 2-1 महीने पहले। होता क्या है कि एक पेशेंट मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा रेफर किया जाता है, वो लेके आते हैं। पेशेंट को इंजरी होती है, हेड इंजरी। इंजरी के बाद में पेशेंट बेहोश हुआ, थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस होकर पेशेंट अपने काम में लग गया। कुछ दिन के बाद में उसको सिम्टम्स आने लगे, उसको हेडेक हुआ, उसको लेफ्ट आई विजन लॉस हो गई, उसको चक्कर आने लगे, इम्बैलेंस हो गया, और जो भी टिपिकल सिम्टम्स है वो सब हो गए। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। कहानी ये थी कि उसके सीटी स्कैन के अंदर हेमाटोमा था, ठीक है जी। तो लगता तो यही है ना कि ये हमारी सीमा है, और ये एक क्लियर कट केस ऑफ सर्जिकल इलनेस का है, जहां पे सर्जरी एसएमएस वालों ने बता दी थी कि सर्जरी करा लो तुरंत, नहीं तो पंगा पड़ जाएगा इसके अंदर। और स्टूडेंट पता नहीं कैसे डेयरिंग होते हैं, हमें भरोसा करते हैं, वो कहते हैं सर से पूछते हैं, मैंने कभी करते हैं अपन इलाज। मैंने पेशेंट को दवाई दे दी, और उसी दिन शाम को घर पे बात होती है। हमारा छोटा बेटा जो है वो एमबीबीएस है। मैंने कहा यार आज ये हेमाटोमा केस आया, रिपोर्ट मेरे भाई मोबाइल में थी। मैंने कहा जी ये था,
अरे पापा पागल हो यार, तुम होम्योपैथी वाले कुछ भी कह देते हो यार, ये मर जाएगा, तुम इसको सर्जरी में क्यों बाधा डाल रहे हो, आप उसको इलाज, ये थोड़ी है वही होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही जैसे बच्चे आजकल करते हैं। मैंने कहा मैंने तो उसको दवाई दे दी, कुछ ज्यादा पंगा तो नहीं पड़ जाएगा, मैं डर रहा था। कहता नहीं ये तो सर्जिकल केस है और ये तो देखो वर्ष होता जा रहा है, ये सीटी स्कैन भी पुराना है इसका, 1 महीना तो हो गया इसको और ये तो और ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा चलो ये देखते हैं। 15 दिन में पेशेंट आता है, बोले चक्कर तो नहीं आ रहे, दिखने भी लग गया। ओके देन कहते जी सीटी स्कैन करा के देख लें क्या। अब हमें डॉक्टर विजय के सर ने बताया हुआ कि इन पेशेंट की सीटी स्कैन हमारे रिपीट नहीं करनी। मैंने कहा यार नहीं करनी, अभी तो तुम्हें आराम चाहिए ना, मिल रहा है ना है। पेशेंट नहीं माने और अगली विजिट से पहले वो जी करा के आ गए अपना सीटी स्कैन। तो मैं उसका सीटी स्कैन देखता हूं और जहां पे कोई ट्रेस भी नहीं है हेमाटोमा का, निशान भी नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट मेरे पास रिपोर्ट है। ये हो गया। मैंने बेटे को दिखाई, मैंने कहा ये हो गया होम्योपैथी से। अच्छा हो गया, ठीक है, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं बार बार होता है। मैंने कोई उसमें डिटेल केस टेकिंग कुछ ये वो नहीं लिया था, मैंने सिर्फ उसमें अगर लिया था, बता देता हूं क्योंकि हम लोग उत्सुक रहते हैं ना कि क्या दवाई दी होगी। मैंने ओनली इंजरी लिया था और इंजरी टू नर्व या ब्रेन, कुछ ऐसा कुछ था रूब्रिक। और दूसरा उस पेशेंट को टिपिकल वर्टाइगो था। अब मैं भूल रहा हूं कि वो कौन सी साइड में गिर रहा था, मतलब ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था ना, मैं तो सिर्फ पैथोलॉजी पे फोकस करने वाला था। तो उसका वर्टाइगो का कोई करेक्टर था, मैं बता दूंगा कभी, मेरे पास लिखा हुआ है वो केस का सारा कुछ। तो उसको वर्टाइगो का करेक्टर था कुछ कि वो फॉरवर्ड को गिर रहा था, दाएं बाएं कहीं गिर रहा था, आई डोंट नो। और वो दोनों सिम्टम थे, 2 ही सिम्टम लिए थे, इंजरी ऑफ ब्रेन, हेड इंजरी, और दूसरा वर्टाइगो का वो वाला करेक्टर। और सिंगल मेडिसिन आ रही थी, टू योर सरप्राइज इट वाज साइलिशिया। साइलिशिया मैंने एलएम में दी, हम एलएम काफी यूज करते हैं, 0/1 दी और पेशेंट का ये वंडरफुल रिजल्ट मिला। पैथोलॉजी की वहां पे इंजरी हुई है, सिर्फ इंजरी नहीं ली मैंने, हेड इंजरी ली और मैंने उसके टिपिकल सिम्टम को ले लिया और पेशेंट ठीक हो गया। तो ये डायग्नोसिस जो है ना, आखिर हुआ क्या था। मैं मेयरली इंजरी नहीं ले सकता, अगर हमने केवल इंजरी ले ली तो हम सुपरफिशियल रह जाएंगे, तो वो साइलिशिया अकेली नहीं आएगी, न जाने नेट्रल सेल्फ भी आ जाएगी या कुछ और भी साइकोटा वगैरह आ जाएगी, तो हम वहां भी पहुंच जाएंगे और ये पेशेंट ठीक नहीं होगा। एक एनीमिया का केस, एक पेशेंट मेरे पास आते हैं, 50, 52, 55 साल एज रही होगी, बहुत बार उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया और एनीमिया एनीमिया एनीमिया। अरे भाई क्या करें, और एक टेस्ट वेस्ट जो भी जयपुर में रहने वाला पेशेंट थे तो सब करा लिए। और मैं भी सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इसको करूं, आगे क्या बढ़ूं मैं इस केस के अंदर, मुझे भी कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैंने कोई, मैं बहुत बार नहीं देखता हूं बोरिक रिपर्टरी को, मेरी चॉइस ऑफ रिपर्टरी बोरिक नहीं है। एनीवे मैंने बोरिक रिपर्टरी खोल ली और बोरिक रिपर्टरी में एनीमिया रूब्रिक है और एनीमिया में 5-6 तरह के लिखे हुए हैं जी। एनीमिया आफ्टर ब्लड लॉस, एनीमिया आफ्टर मलेरिया, एनीमिया आफ्टर दिस, एनीमिया आफ्टर दैट, ऐसे करके आपने भी देखा होगा अगर किसी को याद है तो। और एक मेरे को मिला एनीमिया फ्रॉम सब ऑक्सीडेशन। मैंने कहा भाई ये क्या होता है, आपको किसी को पता है? लेकिन मैंने लिख दिया, दिस कैन बी सीन इन कंडीशन लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वेयर इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस damages the red blood cell and impairs the ability to transport the oxygen. Boric repertory, anemia from suboxidation, acid picric is the medicine. I gave 1 dose और पेशेंट 15 दिन के अंदर 2 ग्राम हीमोग्लोबिन उसका बढ़ के आ गया था और उसके बाद मरते दम तक उसको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना पड़ा था। ये है हमारा एसिड पिक्रिक 30 का कमाल। और ऐसी होती है पैथोलॉजी से मेडिसिन का सिलेक्शन। ये चमत्कार है किसका? बहुत तरीके होम्योपैथी में दवाई देने के। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो हम लंबी केस हिस्ट्री लेते हैं या जो म्याजम देखते हैं ये वो सब कुछ, लेकिन आप अगर पैथोलॉजी भी देख लो तो भी आप माला माल हो जाओगे। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज, नॉन मैथमेटिक
जो कि डॉक्टर्स के द्वारा बनाई जाती है। एग्जाम्पल बीटा सेल ब्लॉकर्स, बीटा सेल नहीं, बीटा ब्लॉकर्स का साइड इफेक्ट। पेशेंट आता है, खांसी है जी, कैसी खांसी है, ऐसी खांसी है, मेरे सामने भी खांसी आ गई, अब भाई क्या करें, ये दिया वो दिया, सब लोगों ने दे दिया, डायग्नोसिस कुछ हुआ नहीं, इलाज कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं कोई अगेन, मुझे तो खांसी देख के पता चल जाता है कि ये खांसी बीटा ब्लॉकर वाली है। मैंने कहा जी आपको कोई दवाई चल रही है क्या, बीपी वगैरह की? बोले हाँ दवाई चल रही है। तो मैंने देखा कि उसको बीटा ब्लॉकर चल रहे हैं। मैंने कहा जी इस दवाई को बंद कर दो या इस दवाई को चेंज करो। पेशेंट ने ऐसा किया और मैंने प्लेसिबो दी, पेशेंट की खांसी ठीक हो गई। ये क्या है? अगर मुझे इस आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज या नॉन मियाज्मेटिक डिजीज विच इज मेड बाय द डॉक्टर्स, उसके मेरे को सिम्टम्स नहीं पता होंगे, मुझे साइड इफेक्ट्स नहीं पता होंगे, मैं कैसे ठीक करूंगा उसको? दे दो मेडिसिन, सिविलियम भी दे दो अपनी, नहीं ठीक होंगे पेशेंट। आपको साइड इफेक्ट्स पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्टेरॉइड के क्या साइड इफेक्ट है, बीटा ब्लॉकर्स के क्या साइड इफेक्ट है, पेन किलर्स के क्या साइड इफेक्ट है, आपको एंटीबायोटिक्स के, एंटी एपिलेप्टिक के, एंटी डिप्रेसिव सभी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स पता होना चाहिए और सावधानी पूर्वक उनको हटाएं। डॉक्टर्स को कह के हटाएं कि नहीं जी दवाई बदलवा ले, ये नहीं वो ग्रुप दे दो और आप क्रेडिट ले लो इलाज करने का। आपको अपॉर्चुनिटी है ये वाली कि आप डायग्नोज तो करो कि ये खांसी कैसी है। आपको पता है किसी को बीटा ब्लॉकर की खांसी कैसी होती है? डॉक्टर दिलीप ने बताया ठसके वाली। नहीं पता नहीं, मैं भी कैसे बताऊं आपको, मुझे पता है। आपने सही बताया, यस। ये खांसी जो ना यहां से उठती है, ट्रेकिया से, ना लंग्स में कुछ है, ना कोई छींके हैं, ना कुछ ये है वो है, कुछ है ही नहीं पेशेंट को, केवल खांसी है। ठीक है, आपके पास जरूर पेशेंट आए होंगे ऐसे जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, उनके पास में बीटा ब्लॉकर के पेशेंट्स होते हैं। तो ये पेशेंट्स हमें मुफ्त में पैसे देके जाने वाले लोग हैं। हमने सिर्फ दवाइयां बंद करानी, देनी तो ही नहीं, देनी थी प्लेसिबो। एनीवे नेक्स्ट, स्यूडोक्रोनिक डिजीज की कहानी, जो रॉन्ग लाइफस्टाइल, ईटिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहल, कॉफी, ये जो नाम कर सबने लिए थे, ये पैदा कर रहे हैं डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओडी, हाइपरटेंशन और बहुत कुछ, और डेफिशिएंसी भी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ये वो सब कुछ। अब अगर हमें ये मालूम नहीं है कि कौन सी डिजीज किस तरह के गलत लाइफस्टाइल से पैदा होती है, तो हम क्या इलाज करेंगे? हमें इलाज करने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो। हम केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी तक सीमित नहीं रह सकते, हमें और आगे भी जाना पड़ेगा। आज के दिन 70% इलनेस जो सो कॉल्ड क्रोनिक इलनेस मानी जाती है और एलोपैथिक सिस्टम का ब्रेड एंड बटर है, ये 4-5 बीमारियां, ये डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओडी, हाइपरटेंशन, ये 4-5 बीमारियां ब्रेड एंड बटर है एलोपैथी का। ये बीमारियां बिना दवाई के ठीक हो सकती है, केवल उनके जीवन को सुधार दो। एक बार मेरे पास एक फोन आता है गंगानगर से, एक मेरे दोस्त का, कि एक बच्चे को जॉन्डिस है और वो बेहोश पड़ा है, जिसको अपन कोमा कह सकते हैं। कितने दिन हो गए? बोले 4-5 दिन हो गए। तो जॉन्डिस बहुत ज्यादा क्या? जॉन्डिस में कोई ज्यादा नहीं है, वो बेहोश है। ठीक है, रिपोर्टें भेजो। उन्होंने जी रिपोर्ट्स को फोटो कर करके भेज दिया। कोई रिपोर्टेड ही थी, इसका भी मेरे को मोबाइल को उल्टा करके देखना पड़ रहा है, कभी टेढ़ा करके देखना पड़ रहा है, कभी जूम करके देखना पड़ रहा है। उन्होंने जैसे ही भेजी मैंने देख ली और मैंने देखा कि उसका सोडियम लो था, उसका सोडियम लो था। कम सोडियम होने पर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, ये मुझे मालूम था। मैंने उनको कह दिया कि पेशेंट का सोडियम लो है। बोले नमक? हाँ। तो फिर क्या करें? मतलब डॉक्टर को बोलो उसको ध्यान दे कि सोडियम लो है पेशेंट का। और उन्होंने ये किया कि जी डॉक्टर को क्या बोले? मैंने कहा क्या बोलो यार, आप तो देखो उसका सोडियम लो है बस। वो कुछ चतुर थे मेरे मित्र, वो वहां जाके बोलते हैं डॉक्टर को, जब विजिट पे आते हैं,
बोले जी आपके पास जयपुर से फोन आया क्या? बोले किसका? बोले फोर्टिस में हमारे डॉक्टर जानकार है, उन्होंने आपको फोन किया होगा। बोले नहीं, क्या कह रहे थे? बोले वो सोडियम कह रहे थे, आप देख लेना। वो रिपोर्ट में देखते हैं, उनकी घबराहट होगी, बोले यार अपन ने ध्यान नहीं दिया, इसका सोडियम बोला, उन्होंने सोडियम उसको इन्फ्यूजन दिया, विद इन हाफ एन आवर पेशेंट ठीक हो गया था। हाफ एन आवर बोला उन्होंने। मैं होम्योपैथ हूं, मैं वहीं क्यों ध्यान दूं, मैं पैथोलॉजी की तरफ क्यों ना ध्यान दूं भाई? वो पेशेंट की जान बच गई, उस टाइम उन्होंने रेफर कर दिया था। बोले गरीब आदमी है, ये कहीं जा भी नहीं सकते। मैं उनके लिए जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा जॉन्डिस तो बहुत ज्यादा था नहीं उसको। ऐसी नेग्लिजेंसीज करते हैं लोग। विषय नेग्लिजेंसी नहीं है, विषय है पैथोलॉजी को ध्यान से देखना। मैंने रिपोर्ट को देखा, पेशेंट की जान बची। ये विजन हमें होम्योपैथी से आया, हमें ऑर्गेनन के एफोरिज्म नंबर 3 से आया कि डिजीज प्रोसेस को देखो। हमने देखा, पेशेंट ठीक हुआ। नेक्स्ट, एक पेशेंट मेरे पास आते हैं, एज 72 ईयर है और सारे सिम्टम अस्थमा के। मैं अस्थमा समझ के उसका इलाज किए जा रहा हूँ। वीजिंग है, कफ है, डिस्निया है, ये है वो है। आज आर्सेनिक दे दूं, कल नेट्रोप्सल दे दूं, परसों कुछ और दे दूं, ये करूं वो करूं। पेशेंट एक बार ठीक हो जाए, रिलैप्स हो जाए। लेकिन जब मैं गहरा उतरा और मैंने देखा कि ये तो पेशेंट ही कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, ताज्जुब करेंगे, मैंने उस पेशेंट को डिजिटालिस दी और वो पेशेंट ठीक हो गया। अगर मैं उसको वो वाला अस्थमा देख रहा होता जो हम अस्थमा समझते हैं, तो क्या मैं डिजिटालिस देता? जब वो हार्ट पेशेंट है, वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, तो निश्चित रूप से मेरा ध्यान हार्ट की मेडिसिन पे जाएगा ही जाएगा। और मैंने डिजिटालिस दी और पेशेंट ठीक हो गया। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस। एलर्जी एंड हार्ट प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट सेम नहीं हो सकता, उनकी दवाइयां डिफरेंट है। हमें डिफरेंट एंगल से सोचना होगा। मैंने एंटीमोनियम टार्ट को कोविड के दौरान बहुत यूज किया। आप जानते हैं उसके लंग्स के सिम्टम, चेस्ट के सिम्टम्स, लेकिन मैंने सिर्फ एल्वियोलाइटिस ऑफ लंग्स पे दिया उसको। एल्वियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस नहीं है, फर्क है। समझ सकते हो क्या हो रहा था कोविड के दौरान? सीटी स्कैन की रिपोर्टें आ रही थी, ये आवर क्लास कंट्रैक्शन फलाना ये वो जो भी अपने देख रहे थे, वहां तक पहुंच रहा था ये वायरस, एल्वियोलाई तक पहुंच रहा था। और एल्वियोलाइटिस में आप आजमा के देख लेना, कभी भी किसी को भी हो जाए, आप एंटीमोनियम टार्ट देना, नहीं ठीक हो मुझे बुला लेना आप। एल्वियोलाइटिस लंग्स के लास्ट छोर तक जब इंफेक्शन पहुंच जाए, पैथोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ब्रोंकाइटिस में नहीं करेगी काम एंटीमोनियम टार्ट, एल्वियोलाइटिस में करेगी। एल्वियोलाइटिस मैंने कोविड के दौरान लोगों को दी है और आईसीयू के अंदर कुछ भी सवाल नहीं किए मैंने, सिर्फ उनके सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स देखी मैंने, उनके एक्सरे देखे मैंने, और मैंने देखा कि वो एल्वियोलाई तक पेशेंट की इंफेक्शन पहुंची हुई है और एक एक दिन के अंदर पेशेंट आईसीयू से बाहर आए हैं। ये है कमाल होम्योपैथी का, और ये कमाल है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोलॉजी का। नेक्स्ट, इंडिस्पोजिशन की बात अपन कर चुके हैं। एफोरिज्म नंबर 150 कि ये तो बिल्कुल स्लाइट अल्टरेशन इन द पेशेंट की है, उसमें हेल्थ में होता है, और वो खाना पीना उल्टा पुल्टा करा, ये हुआ। और ये डायग्नोसिस अगर आप नहीं कर पाओगे कि ये पेशेंट को हुआ क्या है, ये इंडिस्पोजिशन की कैटेगरी में है तो सही, क्या नहीं तो आप गलती कर जाओगे। तो वहां पे आपको ये अपने विवेक से, अपने इंटेलेक्ट से ऑब्जर्व करना है कि ये मेयरली इंडिस्पोजिशन है। आपको सिर्फ उसके खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करना है, 1-2 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले डायग्नोसिस करना जरूरी है। पेशेंट को प्लेसिबो दो और रिजल्ट्स को एंजॉय करो। नेक्स्ट दोस्तों, कहां से आई है ये चीजें जो मैंने आपको बताई है कि मैंने ये दवाई दी, मैंने ये दवाई दी और पेशेंट ठीक हुए? ये रिपर्टरी इस तरह के रूब्रिकों से भरी पड़ी है और उसकी किंग है हमारी विलियम बॉरिक रिपर्टरी। इस समुंदर में से मोती चुनने के लिए गहरा उतरो तो सही दोस्तों।
रूब्रिक्स ही रूब्रिक्स पढ़े हैं ऐसे। हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने रिपर्टरी पढ़ी होगी? हम रिपर्टरी पढ़ते ही नहीं है, हम रिपर्टरी पढ़ते ही नहीं है। हम सिर्फ रिपर्टरी के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं जो एग्जाम देने के लिए पढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी के साथ ये कहना हो रहा है कि मैंने डॉक्टर दिलीप को, जब ये सब मेरे हम क्लासेस वगैरह करते थे, पढ़ाते थे, इन्होंने कंप्लीट रिपर्टरी का माइंड 7 दिन में किया। 7 दिन में करके रूब्रिक्स के मीनिंग्स ला करके मुझे दे दिया था। लो सर। अरे मैंने कहा 7 दिन में पढ़ ली तुमने? बोले जी आंखें सूज जाती थी मेरी रात रात भर। मैंने सारे रूब्रिक्स का मीनिंग देखा है, मैंने बताया था कैसे देखना है, क्या करना है। बहुत कम ऐसे शिष्य मिलते हैं जो इतना हार्ड वर्किंग होते हैं। मैं प्राउड करता हूं इनके ऊपर। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने इनको दिशाएं दिखाई थी और ये एक कामयाब होम्योपैथिक चिकित्सक है। एनीवे, ये मैं इस पर्ल्स फ्रॉम द ओशन से मेरे को याद आ गया था कि ऐसे लोग हैं जो ओशन में से पर्ल्स निकालते हैं। आप भी निकाल सकते हैं, मैंने निकाले हैं, आप भी निकालो। कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं जी, केवल डायग्नोसिस के नाम पे दवाइयां नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी डिबेट है। अब हमें देखना ये होता है कि कब तो होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए। भाई हैनेमैन ने भी तो बेलेडोना स्कारलेटिना में दी थी, हैनेमैन ने भी तो कैम्फोरल वेटम एल्बम वगैरह ये सब कोलरे में दी थी, डायरेक्ट लिखा हुआ है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि आप केस टेकिंग करो, सिम्टम देखो, हॉर्सिली देखो, तब बेलेडोना दो, नहीं कहा भाई। उन्होंने बेलेडोना फॉर स्कारलेटिना लिखा हुआ है। एनीवे, वो हमें पता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इस बात का एडवोकेट हूं कि आपको केवल पैथोलॉजी देख के दवाई देनी है। हम बड़ा कुछ और देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं पैथोलॉजी भी देख लो, ये सबसे आसान है। ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है आपकी सक्सेस का, जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। इतना तो करो, ये तो सबसे आसान है। नेक्स्ट, नर्व हो जाए एक्साइटेड तब डायनामिक फोर्स, कितना आसान है। अब आप देखो कि कौन कौन सी बीमारियों में नर्व वीक होती है, कौन कौन से में एक्साइटेड होती है। आसान है? आसान है, मुश्किल है? अगर आपको नर्व का कुछ लग रहा है तो आइदर इट इज वीक और एक्साइटेड, दोनों में से तीसरा और क्या है भाई? आप दोनों इन दवाइयों का यूज क्यों नहीं करोगे? टिश्यू साइड दे दो, फायदा तो करेगा। नेक्स्ट, बैक करना, क्या लिखा नीचे? एंडलेस लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। ऑफ कोर्स मेडिसिन के जो है ना, ये बहुत लंबे एग्जांपल्स हैं। हम कितने भी एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन मेडिसिन क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। नेक्स्ट प्लीज। पोटेंसी सिलेक्शन, घूम जाते हैं हम लोग यार, कौन सी दें, 30 दें, 200 दें, 1M दें। हम तो नहीं घूमते, क्योंकि ये प्रकाश हमारे मन में डॉक्टर विजयकर साहब ने डाला हुआ है। बड़ा सिंपल फार्मूला बताया हुआ है और वो आता है हमारा मियाजम से। हमने देखा है, सुना है कि पैथोलॉजी इज की फैक्टर टू डिसाइड द मियाजम, हेंस द पोटेंसी 2। हम लोगों का पोटेंसी में नहीं जाएंगे, मैं जस्ट मेरी गलती और उसके बाद में जो सुधार हुआ वो बता रहा हूं। मेरे पास एक पेशेंट आए हाइपोथायरायडिज्म के। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि हाइपोथायरायडिज्म का मियाजम कौन सा है जी? साइकोसिस बोलते हैं ना। चलो, हाइपोथायरायडिज्म हो गया, मैंने मेडिसिन दी, पेशेंट ठीक नहीं हुआ। आई वॉज श्योर अबाउट माई सिलेक्शन। मुझे कोई शक नहीं था कि मेरी मेडिसिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गलत है, मैं बिल्कुल श्योर था। और मैंने कहा यार इसके टेस्ट कराते हैं। और टेस्ट क्या कराने? तो कराओ तो सही। हमने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कराई और निकल के आया हेसिमेटोथायरॉइडाइटिस, यानी कि ऑटोइम्यून थायरॉइडाइटिस। और ऑटोइम्यून का नाम आते ही इमेजिन क्या बन गया? सिफिलिस ही। अगर ऑटोइम्यून थायरॉइडाइटिस है तो वो बन गया सिफिलिस। और मैंने वही मेडिसिन 200 पोटेशियम दी और पेशेंट ठीक हो गया। और पेशेंट सिर्फ ये नहीं कि उसका हाइपोथायरायडिज्म या टीएसएच लेवल लो आया, उसका एंटी टीपीओ भी लो आया। एंटी टीपीओ डिसाइड करता है ना, तो उसका एंटी टीपीओ भी लो आया। दिस इज द वंडर ऑफ डायग्नोसिस। नेक्स्ट, कुछ और फायदे भी हैं परफेक्ट डायग्नोसिस के, कि हमें मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स हमें पता चलते हैं। एविडेंस बेस ऑफ मेडिसिन है ये डायग्नोसिस करना। जैसे डॉक्टर खंडेलवाल जी ने बताया कि ये इस बीमारी का पेशेंट था, ये इस बीमारी का पेशेंट था, क्योंकि लोग नाम सुनना चाहते हैं। हालांकि हमें नाम से मतलब नहीं है उस हद तक,
लेकिन जब बीमारी क्या हुई है ये तो पूछेंगे ना। तो नाम सुनना चाहते हैं तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए होम्योपैथी को केवल हमने सिम्टम ठीक कर लिए, हमने डिजीज ठीक कर दी, हमें सिर्फ जो है सिम्टम ठीक कर दिए वो नहीं चाहिए, हमें डिजीज ठीक कर दी, ये भी लोग सुनना चाहते हैं। जब सुनना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। आपको रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए, आपको फॉलो अप करने के लिए, डॉक्टर साहब ने देखा कि आज इसका क्रिएटिनिन ये था, आज इसके किडनी का साइज ये था, आज ये था, तो कैसे देखेंगे? डायग्नोसिस करना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो जैसे मैंने देखा कि स्किन डिजीज या खांसी, कफ, ऐसे नहीं लिखना भाई, बहुत बुरा लगता है? बहुत लोग अपने को अंडर एस्टिमेट करते हैं। नाम लिखो बीमारी का प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। ऑफ कोर्स टू डिसाइड द लिमिटेशन ऑल्सो। अब लिमिटेशन जो है ना, ये बड़ा मजा आया आज सुन के। लिमिटेशन हमारी तो है ही कोई नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं हमारी, ठीक है। जब हम में से हर व्यक्ति, मोस्ट ऑफ द होम्योपैथ प्रैक्टिशनर बड़ी बड़ी स्टोन्स को ठीक कर रहा है, तो क्या लिमिटेशन है ये? उनसे बात करके देखो, बोले जी यूरेटर का तो ल्यूमेन ही नहीं होता इतना, निकली कहां से? और भाई ल्यूमेन में से निकालने किसने है? ये जो 18 mm की 20 mm की स्टोन्स जो है ना हम सब लोग निकालते हैं, तो क्या की लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं तो कोई चीज जो है वो हमारी लिमिटेशन, होम्योपैथी की नहीं, हमारी लिमिटेशन तय करने के लिए डायग्नोसिस जरूरी है। भाई मेरे से ये नहीं होता, अगर आप नहीं कर सकते हो तो ये पैथोलॉजी के बिना तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स मैंने लिखा भी है, देयर इज लीस्ट लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी। सेम बात है, इसका मतलब हम एक ही एंगल से सोच रहे हैं। मजा आया, ठीक। जैसे हिंदुत्व बोलते हैं ना, सॉफ्ट हिंदुत्व, वो वाला हो गया। एनीवे, प्रोग्नोसिस कैसे चेक करेंगे कि पेशेंट हमने ठीक कर दिया? अगर हम इन्वेस्टिगेशंस पे नहीं जाएंगे, अगर हम बात नहीं करेंगे कि हमने क्या किया, कैसे किया, तो ये प्रोग्नोसिस देखने के लिए इन्वेस्टिगेशंस जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। अब बात आती है कि कैसे सीखें, डायग्नोसिस करना कैसे सीखें। सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, मेरे पास आने वाले सभी स्टूडेंटों को बताता हूं। वो सोचते हैं यार फंस गए, अब तो एनाटॉमी फिर पढ़नी पड़ेगी, पैथोलॉजी फिर पढ़नी पड़ेगी, ये फिर पढ़ना पड़ेगा, राइट्स ऑफ मेडिसिन, यार बड़ी मुश्किल से तो इतने साल पास हो गए हैं। अरे नहीं भाई, नहीं पढ़ना, केवल डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ लो। हिमोप्सिस है, आपको पता होना चाहिए कब कब एक्सपेक्टोरेशन में ब्लड आता है, रूल आउट कर लो, हो गया काम। केवल डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड। आदत डाल लो चीजों में गहराई में जाने की। क्या हो रहा है बॉडी में, सेल लेवल पे क्या हो रहा है, ऑर्गन लेवल पे क्या हो रहा है, टिश्यूज में क्या हो रहा है, इस पेशेंट ने क्या सोचा होगा, क्या खाया होगा इसने, इससे क्या गलती हुई होगी। गहराई में जाओ, रोशनी दिमाग में खुद प्रकट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या हुआ है। आज गलती करोगे, कल नहीं करोगे। मेरे पास एंड नंबर ऑफ एग्जांपल्स है जब डायग्नोसिस ने मुझे इतना क्रेडिट दिलाया जिसकी कोई हद नहीं है। जस्ट मुझे अपनी दिमाग में आया, एक पेशेंट मेरे पास आया, उसकी चेस्ट में, स्टर्नम के पास में यहाँ पेन हो रहा हो जी। इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल, एक्सरे नॉर्मल, दर्द उसको हो रहा है। कोई नाम ले सकता है बीमारी का? कोई नाम ले सकता है? कोई नाम ले? किसी के पास केस आया ऐसा? मेरे पास पेशेंट आया, मैंने कहा यू आर हैविंग कोस्टोकोंड्राइटिस और इसका नाम है टिट्ज डिजीज। नेट खोल के देख लेना, टिट्ज डिजीज। स्टर्नम और रिब जहां पे जुड़ती है वहां पे पेन होता है। ये 3rd 4th रिब के वहीं होता है और कहीं होता ही नहीं है। और पेशेंट को छूने से पेन होता है, बहुत सीवियर वाली टेंडरनेस होती है, जब मूव करता है तो उसको पेन होता है और कुछ सिम्टम ही नहीं है। मेरे से वो पेशेंट ठीक भी हुआ था और डायग्नोसिस की वजह से उसने मेरे पैर छुए थे, मेरे को आज भी याद है। वो कहता जी ये बीमारी एक डॉक्टर ने बोली आज तक, और वो इतना बड़ा डॉक्टर था, उसने कह दिया कि मेरे पास तो इसका इलाज ही नहीं है। और आप होम्योपैथी वालों को ये वाली बीमारी पता है? मैंने कहा आप हमें क्या समझते हो, बहुत अंडर एस्टिमेट है होम्योपैथ्स। और सच्चाई ये नहीं है कि हमें लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमने अपने आप को क्या किया है,
कितना गहरे उतरे हैं। अब मेरा गुड लक क्या था इसमें, मैं बता रहा हूं कि हाउ टू लर्न। कुछ वर्ष पहले पेशेंट आया था जी, और उसकी ऐसा पेन था और उसकी रिपोर्ट्स पे ये लिखा हुआ था, याद कर लो जो डायग्नोसिस होके आए हैं उन सिम्टम्स को रिव्यू कर लो कि ऐसे ऐसे करके ये सिम्टम होने से ये डिजीज होती है। और मेरा गुड लक था कि वो पेशेंट मेरे पास आया था और मुझे वो मेमोरी में रह गया, और मैंने बोल दिया कि यू आर हैविंग कोस्टोकोंड्राइटिस, जिसको टिट्स डिजीज भी कहते हैं। मेरे पास कुछ जिंदगी के अंदर 3 ही पेशेंट आए हैं, 40 साल की होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अंदर ओनली 3 पेशेंट आए हैं, और मैंने पहले पेशेंट में डायग्नोसिस नहीं किया, वो डायग्नोज पेशेंट था, और अब मैंने 2 में ऐसी छाती चौड़ी करके मैंने बोला कि यस यू आर हैविंग दिस। इतना अच्छा लगता है एक होम्योपैथ जब डायग्नोसिस करता है। ईश्वर की कृपा से मैंने ऐसे पेशेंट्स को भी डायग्नोसिस किया है जिनकी बायोप्सी में कुछ था और मैंने चैलेंज किया कि आपको ये नहीं है। एक पेशेंट मेरे पास आती है जिसके लेग्स पे कुछ इरप्शन होते हैं और बाजू पे भी होते हैं, यूं बुरा हाल। मैंने भी सोच समझ के देख के कह दिया भाई यू आर हैविंग लाइकन प्लेन्स। उसने जी रिपोर्ट निकाली मेरे सामने रख दी, बायोप्सी है मेरे पास, लाइकन नहीं है ये। देखा बायोप्सी में क्या था, सोराइसिस। मैंने भी फिर यूं कुछ तो डॉक्टर विजयकर साहब ने मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत दिया हुआ है, मैंने रिपोर्ट को फोल्ड किया उसके पर्स में डाल दिया। क्या हो गया, तो बायोप्सी होगी तो क्या हो गया, करने वाला तो इंसान ही है, गलती नहीं हो सकती क्या। SMS क्या दुर्लभ जी में मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर है, तो वो भी तो इंसान ही है, फिर क्या हो गया। आप बायोप्सी की रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हो। मैंने कहा यस मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैंने कहा छोड़ो, इस बहस में पढ़ने का नहीं है, 15 दिन के बाद बात करना, अगर दवाई से नहीं आराम आएगा तो मान लेंगे कि डायग्नोसिस मेरा रॉन्ग। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्योंकि फिर मेरी मेडिसिन की सिलेक्शन तो सही होना चाहिए ना। मैंने कहा जी मैं तो इसको लाइकन प्लेनस करके दवाई दे रहा हूं, 15 दिन के बाद बात करेंगे, और 15 दिन के अंदर उसको 30-40% रिलीफ था। कहते जी आप लोगों को इतना पता होता है, आप बायोप्सी को भी चैलेंज करते हो। यस, पहले बार तो हमें तो सिम्टम्स के बेस पर वैसे दवाई देनी थी, लेकिन इसमें मैंने नहीं दिया था पैथोलॉजी के बेस, मैं झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस जो पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस का कॉन्फिडेंस जो है ना वो बता रहा हूं मैं। और उसके बाद में वो मदर इन लॉ फिर उसके न जाने कौन कौन आए, वो कहते आप लोगों को इतना पढ़ाया जाता है। यस, हम पढ़ते नहीं है लेकिन हमें पढ़ाया जाता है। आप आदत डाल लो गहराई में जाने की, बॉडी में क्या हुआ, सिस्टम में क्या हुआ, ऑर्गन में क्या हुआ, टिश्यूज में क्या हुआ, और एंड में डीएनए में क्या हुआ। डीएनए, हम डीएनए करने वाले ठीक करने वाले सिस्टम है। मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्रन का, जिनको मैंने 2-3 साल के पहले अटेंड किया था, साउथ के डॉक्टर हैं। उन्होंने रिसर्च की है और उन्होंने डीएनए की फोटो खींची है, हमारी पोटेंसीज मेडिसिन की फोटो खींची है, न जाने क्या क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप्स को, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप होते हैं, हमारी पोटेंसी की फोटो ली है और कहा जी ये देखो डीएनए में यहां गड़बड़ हुई तो ये मेडिसिन दी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस माइक्रो। तो मतलब एक दिन आने वाला है दोस्तों कि आप लोग होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे उसका डीएनए चेक करके, पेशेंट का डीएनए, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो भी उसको बोलते होंगे, वो आप उसकी सेल्स को देखोगे पेशेंट को, और आपके पास में सिमिलियम वाला मामला भी होगा कि ये ऐसे डीएनए में कौन सी दवाई दी जाती है, ये टेक्निक से ऐसा होने वाला है। मुझे पूरा डर है कि हमारी इस चीज को एलोपैथ ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिंपल माइक्रोस्कोप तो अधिक लोगों के पास है, हमें डायग्नोसिस करने नहीं आता, एलोपैथ वाले हाईजैक कर लेंगे इस टेक्निक को। इससे पहले कि वो हाईजैक करें, आप लोगों का एफिशिएंट होना पड़ेगा, डॉक्टर के रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा को कायम करना होगा, बीमारियों को सही डायग्नोसिस करना होगा, और आपको डिटेक्टिव की तरह काम करना पड़ेगा कि यस ये क्यों हुआ। नेक्स्ट प्लीज। नेवर से कि हमें कोई जरूरत नहीं है पैथोलॉजी की डायग्नोसिस की, बल्कि यू हैव टू से वी नीड इट मोर देन अदर सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।
वेरी वेरी थैंक्स एवरीवन कि आपने मुझे पेशेंसली लिसन किया। मैं ऐड कर दूं, केवल डायग्नोसिस से काम नहीं चलता है और बहुत सारे तरीके हैं होम्योपैथिक दवाई को चुनाव करने के, लेकिन ये आसान वाला है, ये आसान वाला है जो कोई भी आसानी से कर सकता है। अगर आपको पसंद आए तो इसको करना। आपको कोई मार्गदर्शन की जरूरत हो, मैं आपके लिए सदैव तैयार हूं। थैंक यू सो मच।